नमस्कार मित्रों, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुव कुमार दीक्षित आपका स्वागत करता हूं। आज का ज़माना रिसर्च ओरिएंटेड है। रिसर्च मेथोलॉजी एक महत्वपूर्ण विषय है। बीए, एमए समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, फिलोसफी, सारे विषयों में रिसर्च मेथोलॉजी होती है। साइंस में तो होती है, सोशल साइंस में भी कोई भी विषय ऐसा नहीं है नहीं। और ये आज मैं रिसर्च प्रोसेस की बात करूंगा अपने वीडियो के माध्यम से। इसलिए दे रहा हूँ ये वीडियो, आने वाले दिनों में पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम होना है। पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद में बच्चा रिसर्च के लिए आएगा। आप सभी रिसर्च के लिए आगे बढ़ेंगे तो कुछ, और जो पीएचडी कर रहे हैं और जो कर चुके हैं, या क्योंकि पढ़ाई का कभी कोई अंत नहीं है, पढ़ाई हमेशा कंटिन्यूशन में चलती रहती है, हम सीखते हैं। रिसर्च का मतलब ही है रिसर्च, RESEARCH, रिसर्च, जिसमें उसको तोड़ते हैं तो री अलग हो जाता है, सर्च अलग हो जाता है। सर्च का अर्थ होता है खोज करना, ज्ञान प्राप्त करना, और री जोड़ देते हैं तो जो खोज हो चुकी है उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना। तो पढ़ाई हमेशा होती रहती है, चलती रहती है। और उसी तहत आज मैं आपको रिसर्च मेथोलॉजी की क्लास में रिसर्च प्रोसेस पे बात करूंगा कि रिसर्च प्रोसेस क्या है, शोध प्रक्रिया क्या है। सामान्य तौर पे हम देखेंगे रिसर्च इज एन एकेडमिक एक्टिविटी एंड एज सच द टर्म शुड बी यूज्ड इन ए टेक्निकल सेंस। रिसर्च क्या है? एक अकादमिक गतिविधि है जिसमें टेक्निकल सेंस के रूप में इस टर्म को हम यूज करते हैं। रिसर्च कंप्राइज डिफाइनिंग एंड रीडिफाइनिंग। रिसर्च क्या करती? कंप्राइज करती है डिफाइन, क्या डिफाइन करना है, और रीडिफाइन, जो डिफाइन हो चुका है उसको पुनः रीडिफाइन करना। ये प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करती है, प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन निकालती है, फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस का निर्माण करती है, सजेशन देती है कि आप क्या सजेस्ट करेंगे, सॉल्यूशन निकालती है कि आपके जो अध्ययन होता है उससे सॉल्यूशन निकालती है। कलेक्टिंग डेटा, इसमें हम डेटा कलेक्ट करते हैं और उन सब की एनालाइज करके, उनको विश्लेषण करके हम कंक्लूजन निकालते हैं। तो रिसर्च जो है कुछ अलग अलग उसके वो हैं, जैसे पीएचडी, जो पीएचडी करते हैं तो उनके रिसर्च में मीन है कैरियरिज्म। रिसर्च से हमारा कैरियर बनता है। पीएचडी करने वाले देखिए, पीएचडी करते हैं, मैंने पीएचडी करी, मैं प्रोफेसर बन गया, एक कैरियर बन गया। पीएचडी करिए, आपको यूजीसी की गाइडलाइन के तहत इंक्रीमेंट मिलते हैं। V2 एक्शन, हाई पोजीशन, ये एक एक्शन है आपको हाई पोजीशन ले जाने का। रिसर्च मतलब आपको हाई पोजीशन दिलाती है। आप देखिए पीएचडी नॉन पीएचडी में भेद है। कॉलेज में आपने देखा होगा, जो पीएचडी वाला रहता है उसकी अलग पोजीशन हो जाती है, जो नॉन पीएचडी टीचर है उसकी अलग हो जाती है। तो ये कैरियरिज्म की बात करता है, एक हाई पोजीशन दिलाता है। दूसरे प्रोफेशनल, उसमें अगर हम देखें तो रिसर्च में मीन है सोर्सेस ऑफ लाइवलीहुड। लाइवलीहुड के लिए सोर्सेस पता करता है रिसर्च जो है, इसने निकालती है। ये प्रोफेशनल बेस में है। लिटरेरी पर्सन जो है, मेल फीमेल दो भी, उनके लिए जो है वास्तव में क्या, रिसर्च में मीन, रिसर्च का मतलब है, रिसर्च में मीन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्टाइल एंड क्रिएटिव वर्क। जितने भी इंटेलेक्चुअल हैं उनकी न्यू लाइफ और क्रिएटिव वर्क के लिए डेवलप करती है। रिसर्च क्या करता है? उनके न्यू लाइफ को डेवलप करती है, उनके क्रिएटिव वर्क को डेवलप करती है, हमारे रहन सहन को। थिंकर्स के लिए रिसर्च में रिसर्च का मीनिंग जो है, रिसर्च में मीन द आउटलेट ऑफ न्यू आइडियाज एंड इंसाइट। जो थिंकर्स होते हैं उनके लिए रिसर्च की मीनिंग है कि वो आउटलेट आता है उनके पास न्यू आइडियाज का और इंसाइट्स मिलता है। अब एनालिटिकल्स जो होते हैं उनके लिए रिसर्च में मीन द जनरलाइजेशन ऑफ न्यू टेक्निक्स। जितनी भी न्यू टेक्निक है, किसी भी समस्या को न्यू टेक्निक के माध्यम से जनरलाइज करना है। ये रिसर्च के कुछ अलग अलग है। कैरियरिज्म की बात करती है रिसर्च आपको लाइवलीहुड के लिए आपको सोर्सेस की बात में ढूंढने की बात करती है। रिसर्च आपके इंसाइट देती है, न्यू आइडियाज देती है, आउटलेट मिलता है न्यू आइडियाज का, इंसाइट मिलता है। रिसर्च आपकी स्टाइल्स को, न्यू स्टाइल और कोऑपरेटिव वर्क को डेवलप करती है, विकसित करती है। रिसर्च आप जनरलाइज करते हैं नई कोई भी प्रॉब्लम को। वास्तव में क्या है कि रिसर्च की जो शुरुआत है, हम सभी क्या करते हैं, हमारा काम रहता है जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करते हैं, किसी भी चीज़ में प्रोग्रेस करते हैं, हम विकास करते हैं,
तो उससे इंक्वायरी का जन्म होता है। आप किसी भी चीज में प्रोग्रेस करेंगे तो उसमें तरह तरह की इंक्वायरी होने लगती है, लोग क्वेश्चन करने लगते हैं, इंक्वायरी करने लगते हैं, पूछताछ करते हैं। और इंक्वायरी जो है उससे क्या होता है, इन्वेंशन होते हैं, खोज होते हैं। वैसे मेरा ये मानना है कि व्यक्ति में ओवर कॉन्फिडेंस जो है, हम ओवर कॉन्फिडेंस हैं ना रहें, बल्कि डाउट होना बहुत जरूरी है। कई कहते हैं ना यार बहुत डाउट करता है, तुमको डाउट बहुत, तो वास्तव में क्या डाउट बहुत जरूरी है। डाउट इंक्वायरीज के लिए आदमी करता है। और ओवर कॉन्फिडेंस में अगर हमें, जैसे कोरोना वायरस, हम ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि वैक्सीन आ गई है 16 जनवरी से, आप देखें 16 जनवरी के बाद से वैक्सीन के डोज लगना शुरू हुए हैं कि अब तो वैक्सीन आ गई, हम ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए। स्थिति क्या हुए, सितंबर अक्टूबर 2020 से भी खतरनाक स्थिति है। हमारे यहाँ डेली नंबर ऑफ संक्रमित व्यक्तियों के जो इन्फेक्टेड पर्सन्स के नंबर बढ़ रहे हैं और बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और डेथ भी हो रही है। ये ओवर कॉन्फिडेंस था। लेकिन अगर हम डाउट करते, डाउट कैसा कि वैक्सीन आई है, उस वक्त हम थोड़ा डाउट करते, लापरवाही नहीं करते, वैक्सीन के बारे में खोजबीन करते, अपने डाउट रखते, लोगों से पूछते, साइंटिस्ट से पूछते, गवर्नमेंट से पूछते, सब जगह से पूछते कि भाई वैक्सीन आई है, वैक्सीन कितने दिन तक चलेगी, वैक्सीन में कितना डोजेज लेना है, वैक्सीन जब तक है तो क्या हम प्रिकॉशन हमको छोड़ने पड़ेंगे। ये सारी चीजें हम डाउट क्रिएट करते। तो देखिए हमने ओवर कॉन्फिडेंस किया, तो देखिए ओवर कॉन्फिडेंस से क्या परिणाम निकला कि मात्र 1 महीने के अंदर हमारे यहाँ संक्रमण फिर वही 1 लाख के आसपास पहुंच रहा है। अभी कल 82,000 के आसपास पूरे देश में संक्रमितों की संख्या है और डेथ रेट भी बढ़ रही है। तो ओवर कॉन्फिडेंस से बेटर है डाउट होना, और डाउट जब होता है तो उससे नए नए इन्वेंशन होते हैं। आज मैं आपको रिसर्च मेथोलॉजी की स्टेप बताऊंगा कि रिसर्च प्रोसेस कैसे करते हैं। रिसर्च की जो प्रक्रिया है उसकी प्रोसेस क्या है। 7 प्रकार की प्रोसेस है और रिसर्च भी 3 प्रकार की होती है। एक लाइब्रेरी रिसर्च होती है, एक फील्ड रिसर्च होती है, एक लेबोरेटरी रिसर्च होती है। तो इनके बारे में थोड़ी चर्चा करूंगा। एक CR कोठारी जी की किताब है रिसर्च मेथोलॉजी मेथड्स एंड टेक्निक्स। CR कोठारी हैं, ये न्यू एज इंटरनेशनल पब्लिशर दिल्ली की है। इन्होंने कुछ, इसको मैं पढ़ रहा था, बहुत बढ़िया चीज दी है कि टाइप्स ऑफ रिसर्च को इन्होंने 3 उसमें बांटा। पहला लाइब्रेरी रिसर्च, इसकी मेथड है, लाइब्रेरी रिसर्च की मेथड है एनालिसिस ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, आपके जो ऐतिहासिक तथ्य उनका एनालिसिस करना, एनालिसिस ऑफ डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट है उनका विश्लेषण करना, ये मेथड है। इसमें टेक्निक हम क्या करते हैं, देखिए मेथड आपके कार्य करने की पद्धति है और उस कार्य को कैसे करेंगे उसकी टेक्निक होती है, तकनीक होती है। तो लाइब्रेरी रिसर्च में हम एनालिसिस आप करते हैं हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स का, एनालिसिस करते हैं हम डॉक्यूमेंटेशन का, और इसमें टेक्निक उपयोग करते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ नोट्स, कि जो नोट्स है उनकी रिकॉर्डिंग करेंगे, कंटेंट एनालिसिस करेंगे, टेप एंड फिल्म लिसनिंग करेंगे, जो फिल्म रहती है उनकी लिसनिंग करेंगे, सुनेंगे और फिर उनका एनालिसिस करते हैं। स्टैटिकल कॉम्प्लिकेशंस एंड मैनिपुलेशन करते हैं। स्टैटिकल जो होते हैं उनसे मैनिपुलेशन करना, उनसे विश्लेषण करना, ये होगा तो A और B ऐसे होते हैं तो C का रिजल्ट क्या होगा। रेफरेंस एंड एब्स्ट्रैक्ट गाइड, कंटेंट एनालिसिस, ये सारी चीजें आपके लाइब्रेरी रिसर्च में करते हैं। अब जैसे देखिए अभी 12 मार्च को हमने चालू करी दांडी यात्रा के माध्यम से, जो दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने करी थी, उसके आधार पे हमने स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ की शुरुआत की है। अब दांडी यात्रा, तो दांडी यात्रा के लिए तो आपको लाइब्रेरी रिसर्च करना पड़ेगी, पुराने पेपर, उस समय के न्यूज़पेपर, अंग्रेजों के कमेंट्स, पुस्तकें, जो कुछ भी लिखा है, या उस समय के लोग हैं अगर कोई हैं तो, वैसे चांसेस बहुत कम है, रेयर है, लेकिन आपको लाइब्रेरी में सारी चीजें मिलेंगी, तो वो लाइब्रेरी रिसर्च होगी। ऐसी रिसर्च आपकी लाइब्रेरी। एक होती है फील्ड रिसर्च, इसमें कुछ अलग अलग प्रकार की मेथड है। फील्ड रिसर्च की 10 मेथड बताई है कोठारी जी ने। पहली है नॉन पार्टिसिपेंट डायरेक्ट एंड ऑब्जर्वेशन, मतलब आप प्रतिभागी नहीं है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करें नॉन पार्टिसिपेंट होके। दूसरा है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, किसी भी क्षेत्र में जाके वहां पार्टिसिपेंट के रूप में ऑब्जर्वेशन करें। मास ऑब्जर्वेशन, बहुत बृहत स्तर पर ऑब्जर्वेशन करें। मेल क्वेश्चनायर, अपने समस्या से संबंधित प्रश्नों को मेल कर देना क्वेश्चनायर के रूप में। पर्सनल इंटरव्यू लेना, क्षेत्र में जाके पर्सनल इंटरव्यू लेना। फोकस इंटरव्यू, मतलब एक किसी पर्टिकुलर एरियाज को फोकस करके इंटरव्यू लेना, जैसे कोल माइंस के लोगों का इंटरव्यू करना। किसान आंदोलन में किसानों को फोकस करके
इंटरव्यू करना, ये सारी चुनाव में होता है। आप देखिए मतदाताओं को फोकस करके इंटरव्यू किया जाता है, ये फोकस इंटरव्यू। ग्रुप इंटरव्यू, ग्रुप में लोगों की ओपिनियन जानना कि आप सब लोगों से इंडिविजुअल नहीं मिल पा रहे तो आप ग्रुप डिस्कशन करके ग्रुप इंटरव्यू लेते हैं। फिर होता है टेलीफोन सर्वे। आजकल टेलीफोन के माध्यम, आप मोबाइल फोन से आपने अपने किसी एक प्रॉब्लम को कि कोविड-19 से बचाव क्या है 10 लोगों से पूछा आपने, फिर एनालाइज कर दिया। कोविड-19 के संक्रमण जो है फरवरी से जो बढ़ रहा है उसकी कॉजेज क्या, उसके कारण क्या है, टेलीफोन से आपने 20 लोगों से पूछा, ये आपके। फिर एक है 10वां केस स्टडी एंड लाइफ हिस्ट्री। केस स्टडी करना, लाइफ हिस्ट्री करना कि गांधी जी की पूरी लाइफ हिस्ट्री करना, उनकी केस स्टडी करना, किसी गांव में जाके लोगों के रहन सहन, संस्कृति, व्यवहार, कोरोना से कितना क्या प्रभाव हो रहा है, इस सब के बारे में अध्ययन करना है कि किस स्टेट में कोरोना ज़्यादा संक्रमित है तो उसके क्या कारण है और कहाँ नहीं, ये सारी चीज़ें। फिर है लेबोरेटरी रिसर्च। लेबोरेटरी रिसर्च क्या होती है, फील्ड रिसर्च की टेक्निक बता दूं मैं आपको, मेथड तो बताइए। फील्ड रिसर्च में जो कोठारी जी ने बताई है, ऑब्जर्वेशनल बिहेवियर स्केल बनाना, यूज ऑफ स्कोर कार्ड बना के आप लोगों के पार्टिसिपेंट करते हैं ना, जब बिहेवियर देख सकते हैं, इंटरेक्शन करना, रिकॉर्डिंग करना, पॉसिबल यूज ऑफ टेप रिकॉर्ड, फोटोग्राफिक टेक्निक, उससे आप डेटा लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड, जो रिस्पोंडेंट है उनके सोशल और इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड को जानना। यूज ऑफ एटीट्यूड स्केल, एटीट्यूड स्केल से हम समझ सकते हैं हिंदुओं का क्या एटीट्यूड है, मुस्लिम्स का क्या है, मैरिड पर्सन का क्या एटीट्यूड है, अनमैरिड का क्या है, ये कुछ टेक्निक है। यूज ऑफ सोशियोमेट्रिक स्किल, सोशियोमेट्रिक स्किल बनाइए आप। इंटरव्यू लीजिए, फोकस अटेंशन करिए, इंटरव्यू गाइड बनाइए, इंटरव्यू शेड्यूल बनाइए, सर्वे टेक्निक जितनी भी हैं सर्वे टेक्निक का प्रयोग करिए, इससे हमको जानकारी मिलती है। तीसरी है लेबोरेटरी रिसर्च। लेबोरेटरी रिसर्च वास्तव में क्या है, इसकी मेथड है स्मॉल ग्रुप जो है, आप रैंडमली कुछ स्मॉल ग्रुप बना के उनके बिहेवियर को जानने का प्रयास करें। प्ले एंड रोल एनालिसिस करते हैं, प्ले और रोल के हिसाब से कैसा क्या प्ले करते हैं, पब्लिक कैसा क्या रिस्पोंडेंट प्ले कर रहा है, उनके क्या रोल है, उससे आप एनालाइज, ये लेबोरेटरी में आपको उसको चेक करना पड़ेगा। इसमें यूज ऑफ ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग डिवाइसेज, यूज ऑफ ऑब्जर्वेशन। आपने देखा होगा कि क्रिकेटर्स जो रहते हैं या प्लेयर्स जो रहते हैं, अपने अपोजिट जो रहती है, उनकी विपक्षी टीम रहती है, जैसे सचिन तेंदुलकर जितने भी बॉलर रहते थे उनकी वीडियो क्लिपिंग देखते थे, विराट कोहली बॉलर्स की वीडियो क्लिपिंग देखते हैं, रोहित शर्मा वीडियो की क्लिपिंग के माध्यम देखते हैं कौन सा बॉलर पाकिस्तानी कैसे बॉलिंग कर रहा है, इंग्लैंड वाले बॉलिंग कैसे कर रहे हैं, वेस्ट इंडीज के कैसे करते हैं, और वो इसी प्रकार से बॉलर भी देखता है कि बैट्समैन की टेक्निक क्या है, वो कहाँ मारता है, कहाँ उसकी वीकनेस है, फिर आप देखिए वो उसी उसमें बॉल, और जो फील्डर रहते हैं वो भी वैसी ही टेक्निक करते हैं। फुटबॉल में भी यही चीज़ है, क्रिकेट में भी है। तो ये हमारी लेबोरेटरी रिसर्च है, हम लेबोरेटरी में जाकर रिसर्च करते हैं। जैसे कोविड-19 के अलग अलग वेरिएंट आ रहे हैं तो उनकी अलग अलग रिसर्च हो रही है कि महाराष्ट्र में ऐसा क्यों हो रहा है, मध्य प्रदेश में ऐसा, तो लेबोरेटरी में हम उसका एनालाइज करते हैं। बिहेवियर, आपको साइकोलॉजिकल लैब में आपको बिहेवियर देखना पड़ेगा, व्यक्ति का बिहेवियर आफ्टर कोरोना या वर्क फ्रॉम होम में कैसा हुआ, लॉकडाउन में क्या हुई थी, आप लोगों के बिहेवियर पे आप, ये आती है आपकी लेबोरेटरी रिसर्च। ये रिसर्च प्रोसेस में मैं आपको 7 स्टेप बताऊंगा, 7 स्टेप। वो वास्तव में अगर एक स्टेप को डबल कर दिया, अदरवाइज 8 स्टेप है, फिर भी 7 स्टेप में ही मैं आपको आइडेंटिफाई करूंगा, आपके साथ चर्चा करूंगा, उसको विश्लेषित करता हूं। कोई भी नया रिसर्चर आता है, नया या पुराने को भी यही टेक्निक अपनाना पड़ेगी, नए को भी। तो रिसर्च जब हम शुरू करते हैं तो हमको 7 स्टेप, एक क्रमबद्ध होता है, रिसर्च क्या होती है, क्रमबद्ध होती है, तो 7 स्टेप हमको ध्यान रखना चाहिए। पहला है डिफाइन रिसर्च प्रॉब्लम, दूसरा रिव्यू ऑफ लिटरेचर, तीसरा फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस, चौथा रिसर्च डिजाइन, रिसर्च को डिजाइन करना, 5वां और 6वां कुछ लोग उसको अलग अलग रखते हैं पर मैं यहाँ एक साथ रख रहा हूँ, सैंपल और रिसर्च डिजाइन और सैंपल को एक साथ कर रहे हैं। और फिर 6वां होता है डेटा कलेक्शन करना, 7वां एनालाइज डेटा जो आपके फील्ड से आए उसको एनालाइज करना जिससे आप हाइपोथेसिस टेस्ट कर रहे हैं, और 8वां है इंटरप्रेशन करना कि डेटा से आपके क्या इंटरप्रेशन कर रहे हैं, कोरिलेशन क्या निकल रहा है, उसकी क्या स्थिति है, और रिपोर्ट तैयार करना। ये
7 स्टेप आपके बहुत जरूरी हैं। इसको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम एक एक स्टेप करके देखते हैं, जिससे आपकी रिसर्च प्रोसेस कंप्लीट होगी। और अगर इन 7 स्टेप पे आप काम करते हैं तो किसी भी रिसर्च में आपको 100% सक्सेस मिलेगी, क्योंकि ये स्टेप है। शुरुआत करते हैं अपन डिफाइन रिसर्च प्रॉब्लम। आप कोई भी रिसर्च करना चाहते हैं तो पहले आपको अपने आप को कंसंट्रेट करना होगा। आपको एक प्रॉब्लम चूज करना पड़ेगी, एक स्टेटमेंट लेना पड़ेगा, उसको डिफाइन करना पड़ेगा। पहले आप डिफाइन करिए, खुद भी आप उससे विश्लेषित होइए, उससे परिभाषित होइए कि प्रॉब्लम क्या है। अगर आपने बिना डिफाइन किए, अगर आपने प्रॉब्लम्स को बिना डिफाइन किए ही शुरुआत कर दी तो आप फिर बोले अरे ये छोड़ के हम वो ले लें। ये कई बार होता है ना, स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं तो सर मैं तो इसमें करना चाहता हूँ, वीमेन स्टडीज पे करना चाहता हूँ, सर मैं ड्रग्स पे काम करना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है करिए। फिर मैंने उनको जहां बोला आप इस पे एनालाइज करिए, आप इसको डिफाइन करिए, ड्रग्स क्या है, वीमेन स्टडीज क्या है, वीमेन स्टडीज किस एरिया किस एंगल से करना चाहते हैं, सोशल वर्क में आप कौन सी मेथड करना है, ये जब बात करता हूँ ठीक है सर मैं तैयारी करके आता हूँ। एक हफ्ते बाद आते हैं, सर मैं सोच रहा हूँ यूथ अनरेस्ट पे काम कर लूँ, मैं सोच रहा हूँ सर वीकर सेक्शन पे काम कर लूँ, मैं सोच रहा हूँ सर वर्क फ्रॉम होम पे काम कर लूँ। फिर मैं उनको स्टडी करने का कहता हूँ, फिर आते हैं फिर नए। तो ये प्रॉब्लम एक सामान रहती है। तो पहले आप फोकस कर लीजिए, आप रिसर्च प्रॉब्लम कौन सी लेना चाहते हैं, क्या रिसर्च के लिए आप चूज करना चाहते हैं, उसको डिफाइन करिए। जब आप अच्छी तरह से डिफाइन करके कंसंट्रेट हो जाएं तब आप रिसर्च की फील्ड में आगे बढ़िए। इसलिए पहला स्टेप आपका रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करना है। सेकंड आता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। आप जो आपका सब्जेक्ट फिक्स हो गया, टॉपिक फिक्स हो गया, आपको उसका एनालिसिस करना होगा। उसको डिफाइन करने के लिए आपको उससे संबंधित जो रिसर्च हो चुकी हैं, जो कंसेप्ट हैं, जो थ्योरीज हैं, जो रिव्यू हैं, जितने भी हैं, सेकेंडरी डेटा हो या पब्लिश डेटा, सेकेंडरी पब्लिश ही होते हैं, उन सभी को आप इकट्ठा करिए। देखिए आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर में हम क्या करते हैं, जो भी साहित्य उपलब्ध है, जो कंसेप्ट हमारे सामने अवेलेबल है, जो थ्योरीज हमारे सामने अवेलेबल है, जैसे आत्महत्या पे अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं तो आपको आत्महत्या के दुर्खेम की ली सुसाइड बुक पढ़ना ही होगी। सुसाइड की थ्योरी पे दुर्खेम के बाद जितनी भी स्टडीज हुई हैं उन सभी के कंसेप्ट और उन थ्योरीज को आपको पढ़ना है। नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी पे तो आपको मैक्स वेबर को तो पढ़ना ही पड़ेगा। मैक्स वेबर के नौकरशाही के सिद्धांत को आप जाने बगैर या नौकरशाही को पढ़े बगैर आप उसको नहीं कर सकते, आपको ये रिव्यू करना पड़ेगा। तो कंसेप्ट आपको रिव्यू करना पड़ते हैं, उन थ्योरीज को रिव्यू करना पड़ती है। जब इनको रिव्यू कर लेते हैं तब आप अपने मेन टॉपिक जो आपने चुना है, जिसको रिसर्च के लिए आपने रखा है कि ये मेरी रिसर्च प्रॉब्लम है, ये मेरा रिसर्च का टॉपिक है, ये मेरा रिसर्च है, इस पे आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर जब कर लेंगे तब आगे बढ़ पाएंगे। उससे आपकी हाइपोथेसिस भी बनती है ना। आपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर में आपको थ्योरी पता चले, ये थ्योरी थी पहले के, तो उसको आप टेस्ट भी कर सकते हैं और नई थ्योरी भी आप डेवलप कर सकते हैं। कंसेप्ट आपके लिए एक आइडिया होते हैं, कंसेप्ट आपको आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। थर्ड है फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस। देखिए हाइपोथेसिस कुछ रिसर्च डिजाइन ऐसी होती है उसमें हाइपोथेसिस की जरूरत नहीं होती, लेकिन कुछ में होती है। तो हाइपोथेसिस क्या है, अंधेरे में एक रास्ता ढूंढने का मार्ग या रास्ता। कई बार अपन एक प्रिजम्पशन करते हैं कि इस रास्ते पे चले शायद हो सकता है। आपने देखा होगा कोविड-19 में हर देश ने वैक्सीन तैयार करी। वैक्सीन सब जानते हैं कि जो वायरस रहता है, वायरस को डेड करके, उसी डेड वायरस से मतलब उसके निष्क्रिय करके, उसको न्यूट्रलाइज करके फिर उससे इन्वेंशन करते हैं, कईयों में टेस्ट करते हैं। तो ये हाइपोथेसिस उन्होंने बनाई कि इसको ऐसा करेंगे, ये मिलाएंगे, ये केमिकल बनाएंगे, देखते हैं। उसको फिर टेस्ट करा और टेस्ट करने में कुछ को उनकी हाइपोथेसिस सही निकली, कुछ की गलत निकली। तो फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस हमारा थर्ड स्टेप है। इसके बाद चौथा आता है रिसर्च डिजाइन। रिसर्च को आप कैसे डिजाइन करेंगे, उसका प्रारूप क्या होगा, उसको किस तरह से फॉर्मुलेट करेंगे जिससे आपकी रिसर्च हो सके, स्टडी हो सके। रिसर्च डिजाइन
इसके लिए भी आप देखिए, आपको पहले अपनी जो आपकी प्रॉब्लम है आपने उसको एनालाइज कर लिया, रिव्यू ऑफ लिटरेचर देख लिया आपने, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा आपकी किस प्रकार की रिसर्च से आप सोल्यूशन निकाल सकते हैं या आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एक होती है डिस्क्रिप्टिव एनालिटिकल, यानी किसी भी समस्या को डिस्क्रिप्टिव वे में अध्ययन करना, उसका एनालिटिक अध्ययन करना, एनालिसिस करना, विश्लेषण करना। जब हम विश्लेषणात्मक तत्व लेते हैं तो उसमें आप देखिए डिस्क्रिप्टिव है ना, तो उसमें आपको हाइपोथेसिस की जरूरत नहीं है, आपको उसका विश्लेषण करना है। ऐसा ये जो है इसके बारे में हमने अध्ययन किया है। जैसे अभी कोविड-19, इसका विश्लेषण कर सकते हैं, फिल्मों का विश्लेषण कर सकते हैं कि फिल्में जो बनती हैं उसका विश्लेषण करिए, आप उसको डिस्क्रिप्टिव वे में बताइए। आपको बताना पड़ेगा पॉलिटिकल हीरोज जो रहते हैं, सुभाष चंद्र बोस, आपके सरदार भगत सिंह, इनकी, गांधी जी, इनकी पूरी जीवनी पढ़ के इनको आप डिस्क्रिप्टिव वे में इसको इनका एनालिटिकल कर सकते हैं। उनकी कार्य करने की प्रणाली क्या थी, मोदी जी की कार्य करने की प्रणाली क्या है, इंदिरा गांधी की कार्य करने की प्रणाली क्या थी, मनमोहन सिंह की कार्य करने की प्रणाली क्या थी, कंपनियों की ग्रोथ क्या है। आप देखेंगे ना, अलग अलग टाटा कंपनी के बारे में अध्ययन कर, तो ये कहलाता है डिस्क्रिप्टिव अध्ययन, एनालिटिकल अध्ययन। फिर एक होती है डिजाइन में सेकंड अप्लाइड फंडामेंटल। ये अप्लाइड या फंडामेंटल रिसर्च जो है, ये डिजाइन में जो हमारी तात्कालिक समस्या रहती है उनके हल निकालने के लिए हम इस रिसर्च को करते हैं। अप्लाइड रिसर्च इसलिए की जाती है समाज में जो तात्कालिक समस्या है, तात्कालिक समस्या के हल को निकालना, उसके सोल्यूशन निकालना, उसके निर्णय तय करना कि क्या हो, समस्या का निदान कैसे होगा, ये अप्लाइड या फंडामेंटल रिसर्च कहलाती है। फिर एक होती है आपकी कंसेप्चुअल या एम्पिरिकल रिसर्च, इसका बहुत जोर है। कंसेप्चुअल या एम्पिरिकल रिसर्च जो है, आपके फील्ड में जाके आप जो डेटा इकट्ठा करते हैं, आपके एम्पिरिकल अध्ययन जो होता है, अनुभविक अध्ययन होता है, आप खुद उसको करते हैं, वो एम्पिरिकल है। इसमें आपको हाइपोथेसिस बनाना पड़ता है, क्योंकि आपको एक मार्ग तय करना है, एक रास्ता तय करना है, जिसकी मैंने पहले बात की थी ना। आप हाइपोथेसिस बनाते हैं जैसे, तो आपको फिर फील्ड में जाके आप डेटा कलेक्ट हैं, प्राइमरी डेटा इकट्ठा करते हैं, गाँव में, किसी कम्युनिटी में, किसी सोसाइटी में जाके आप वहाँ से डेटा लेंगे। तो आपको अध्ययन एम्पिरिकल आपको वहाँ जाके करना पड़ेगा, अलग अलग टेक्निक्स यूज करना पड़ेगी। एक है आपको क्वालिटी एंड क्वांटिटेटिव मेथड। तो एम्पिरिकल वगैरह में तो हमने सिद्धांतों का विश्लेषण कर दिया, उनका स्पष्टीकरण करा, डेटा के माध्यम से जो सिद्धांत है उनको देखा। अब क्वांटिटी और क्वालिटी जो है, क्वांटिटी और क्वालिटी, इसमें हमको देखना पड़ता है किसी भी समस्या की क्वांटिटी कितने आगे तक फैली है और उसकी क्वालिटी क्या है। जैसे अभी सबसे लेटेस्ट चल रहा है, इसमें बहुत रिसर्च हो रही है, कोविड-19 का असर। तो कोविड-19 की क्वांटिटी देखना पड़ेगी, किस समाज के कितने पक्ष इतने लिए, सिर्फ सामाजिक लिए हैं, आर्थिक लिए हैं, शैक्षणिक लिए हैं, व्यावसायिक लिए हैं, मनोरंजनात्मक लिए हैं, खेल का स्तर लिया है, बच्चों को, बड़ों को, सबको इसकी दर पता चलेगी, इसकी क्वांटिटी पता चलेगी। फिर क्वालिटी देखिए, इसकी क्वालिटी में आपको देखना पड़ेगा ये कौन सी दवा के प्रयोग से, कौन से एहतियात करने से उसमें रिकवरी रेट हमको जल्दी मिल गई, तो वो क्वालिटी है। ऐसे और भी कई हैं, तो क्वांटिटी और क्वालिटी रिसर्च ऐसी होती है। ये इसमें जो मैंने आपको रिसर्च डिज़ाइन की, इसी में एक चीज़ और जुड़ जाती है, सैंपल डिज़ाइन। कुछ लोग उसको अलग स्टेप रखते हैं, रिसर्च डिज़ाइन, ये डिज़ाइन, रिसर्च डिज़ाइन के साथ सैंपल डिज़ाइन को अलग रखते हैं, लेकिन मैं यहाँ एक साथ रख रहा हूँ। रिसर्च डिज़ाइन में जब आपकी रिसर्च आपने डिज़ाइन कर ली, आपने तय कर लिया कि आपको डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करना है, कि अप्लाइड करना है, क्वांटिटेटिव करना है या एम्पिरिकल करना है, ये आपने तय करी, तो इन रिसर्च को करने के लिए एरिया भी तय हो जाएगा, आपका फोकस ग्रुप हो जाएगा। अब आपको सैंपल निकालना पड़ेगा कि आपका एरिया कौन सा होगा, किसको आप चुनेंगे, आप किसको चुनेंगे। जैसे लाइब्रेरी रिसर्च, तो उसमें भी आपको एनालिसिस के लिए आपको तय करना है किस पीरियड से किस पीरियड। हिस्ट्री वाले लेते हैं ना, 1947 से 1980 तक का पीरियड, 1993 न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी से 2010 तक का है। तो ये आपको सैंपल हो गया एक तरीके से, आपका सैंपलिंग। फिर सैंपल आप कितने लोगों से मिलेंगे, क्योंकि आपके पास तो बहुत से लोग हैं। अब आपको अध्ययन करना है कोविड का, तो या तो जो वैक्सीन लगाए हैं उनका अध्ययन करिए, या जो वैक्सीनेटेड होने के बाद भी
संक्रमित हो गए उनका अध्ययन करें तो वो आपके सैंपल हो जाएंगे, या आपको उनका अध्ययन करने का जितने भी संक्रमित हुए थे उनसे आप करिए। अगर आप पूरे होल यूनिवर्स को लेंगे तो आपको समय भी ज़्यादा लगेगा, पैसा भी ज़्यादा लगेगा और एनालिसिस में समस्या भी आएगी। इसलिए हम सैंपल कर लेते हैं कि एक डिफाइन कर लेते हैं सैंपल, फिर उसमें सैंपल के अलग अलग मेथड हैं, डिस्क्रिप्टिव है, आपका जनगणना मेथड है, आपकी रैंडम सैम्पलिंग, अलग अलग प्रकार। तो रिसर्च डिज़ाइन और सैंपल डिज़ाइन ये होता है। इसके बाद जो आपका छठवां स्टेप है डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन, आपने रिसर्च डिज़ाइन बन गई है, सैंपल डिज़ाइन बन गई है, आपकी समस्या है, आपका एरिया भी तय हो गया है, किस एरिया में जाना है, ये सारी चीज़ आप रिसर्च डिज़ाइन में फाइनल कर लेते हैं। और हमने जो रिव्यू करा था, जो कंसेप्ट और थ्योरीज का रिव्यू किया था, उसके आधार पे आपके पास हाइपोथेसिस भी है, आपके पास थ्योरीज भी है, कंसेप्ट भी है। अब आप सैंपल में जो आपने सैंपल सेलेक्ट किया है उस सैंपल के पास जाके अलग अलग टेक्निक्स हैं, उससे आप इंटरव्यू लेके, क्वेश्चनर से, इंटरव्यू शेड्यूल से, केस स्टडी करके, ऑब्जर्वेशन करके, आप इंटरव्यू करके, आप अलग अलग प्रकार से आपको उनसे फैक्ट लेना होगा, डेटा लेना है। ये डेटा कलेक्शन कहलाता है। ये दो प्रकार का होता है, प्राइमरी आप खुद लेते हैं और सेकेंडरी जो आपका पब्लिश या पहले से है सेकेंडरी। तो ये कलेक्शन ऑफ डेटा। इसके बाद आपका जो सातवां पॉइंट आता है, सॉरी छठवां पॉइंट जो आता है वो होता है एनालिसिस ऑफ डेटा। अब आपने डेटा तो पूरा इकट्ठा कर लिया, अब उस डेटा को आपको एनालाइज करना पड़ेगा। छठवां स्टेप जो है, आपको उस पूरे डेटा को एनालाइज करना पड़ेगा। और जब डेटा को एनालाइज करते हैं तो आप देखेंगे आपके थ्योरी भी, आपके हाइपोथेसिस भी टेस्ट होती है, वो पॉजिटिव निकलती है, नेगेटिव निकलती है। आपके कंसेप्ट और जो थ्योरी है उसको सपोर्ट मिलता है कि आपकी ये थ्योरी कैसी चल रही है, इसमें क्या चेंजेस है, क्या बदलाव है। जब तक आप डेटा को एनालाइज नहीं करेंगे, डेटा का स्पेसिफिकेशन नहीं करेंगे डेटा को, तो वो आपकी थ्योरी आपकी जो है जनरलाइज नहीं बनती। और लास्ट का आपका सातवां जो स्टेप है वो होता है इंटरप्शन एंड रिपोर्ट प्रिपेयर करना। आपने जितना करा है काम, एनालाइज किया है जितना भी डेटा को, उसको इंटरप्रिटेशन करना, उसका प्रस्तुतिकरण करना, उसकी रिपोर्ट लिखना। क्योंकि रिसर्च एक आती इंडिविजुअल नहीं होती, जनसाधारण। अगर मैं रिसर्च करके बैठ लूँ, अपने पास रखे रहूँगी, मेरी रिसर्च है, मैं अपने पे, तो आप कितना उसका यूज करेंगे। लेकिन सोसाइटी को अगर आप देते हैं तो होल सोसाइटी उसका प्रयोग करके सोसाइटी की प्रोग्रेस होगी, सोसाइटी आगे बढ़ेगी। तो उसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा आपको, उसकी रिपोर्ट लिखना है। क्योंकि आप जब स्टेप बाय स्टेप आपने जो कदम लिए थे उसके हिसाब से आप रिपोर्ट तैयार करेंगे तो वो रिपोर्ट बनेगी और फिर वो जनसाधारण तक पहुंचेगी। तो ये रिसर्च प्रोसेस की बात की मैंने आपसे कि रिसर्च प्रोसेस में रिसर्च क्या है, रिसर्च कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी रिसर्च, जैसे लाइब्रेरी रिसर्च, लेबोरेटरी रिसर्च, फील्ड रिसर्च, फिर रिसर्च के मेथड्स कौन से होंगी, टेक्निक्स कौन से होंगी, और प्रोसेस ऑफ रिसर्च की बात की। अब देखिए, एक गुड रिसर्च जो है, एक अच्छा अनुसंधान, अच्छी शोध के लिए जरूरी है कि वो सिस्टमेटिक हो, स्टेप बाय स्टेप काम करें। ये नहीं कि आपने पहले रिपोर्ट लिख ली बाद में डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, नहीं, वो गलत हो जाएगी। तो सिस्टमेटिक होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए। आप जो भी डेटा कलेक्ट करेंगे, डेटा का जो इंटरप्रिटेशन करेंगे वो लॉजिकल होना चाहिए, उसमें तर्क होना चाहिए। बिना किसी विश्लेषण के, बिना किसी अनुभव के अगर आप कोई एनालिसिस करते हैं वो मान्य नहीं होगा, क्योंकि लॉजिक होना जरूरी है। जैसे एक लॉजिक समाज में या स्कूल कॉलेज में विद्यार्थियों में उद्दंडता बढ़ रही है, आपने लॉजिक दिया कि उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, पढ़ाई करने के बाद पढ़ाई का वेटेज नहीं मिल रहा है, रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, इसलिए वो दंड हो रहे हैं। ये लॉजिक दिया आपने। और फिर उसके बताया कि देखिए 100 बच्चों ने पीएचडी करी, पीएचडी करने वाले 100 बच्चों में से सिर्फ 3 ही सिलेक्ट हो पाए, यानी 97% डिस्क्वालीफाई हो गए, सिलेक्ट नहीं हुए, उनको रोजगार नहीं मिला, तो वो फ्रस्ट्रेशन में आ गए। तो आप कहेंगे इसलिए वो उद्दंडता बढ़ रही है कि लोग आप देखते हैं कि पीएचडी कर रहे हैं, हमारे पहले वाले 97 को तो कुछ हुआ ही नहीं, तो वो फिर पीएचडी को वैसे करते हैं। एम्पिरिकल होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए, अनुभव जनित होना चाहिए। आपकी रिसर्च एम्पिरिकल होना चाहिए, आपको खुद भी करना होगा। आप किसी दूसरे से डेटा मंगवा लीजिए, आप खुद नहीं जा रहे फील्ड में डेटा कलेक्ट, ना प्राइमरी ना सेकेंडरी डेटा, आप दूसरे से मंगवा रहे हैं, अपने स्टूडेंट से काम करा रहे हैं, उसमें अपना नाम डाल रहे हैं,
तो हो सकता है आपको आधी अधूरी जानकारी मिले। इसलिए एक गुड रिसर्च, अच्छा रिसर्चर अच्छी रिसर्च के लिए जरूरी कि वो सिस्टमैटिक हो, लॉजिकल हो, एम्पिरिकल हो और रीएप्लीकेबल हो। मतलब आप उसको रीएप्लीकेबल कर सके, लोगों तक मतलब उसका उपयोग कर सके आपके। तो ये कुछ मुद्दे मैंने आपके साथ रखे। ये 7 स्टेप ऑफ रिसर्च जो कहलाता है, रिसर्च प्रोसेस के 7 स्टेप हैं। मैंने पहले ही कहा था कि उसको 8 भी, अगर हम रिसर्च डिजाइन और सैंपल डिजाइन को अलग अलग कर लेंगे तो 8 हो जाएंगे, अगर एक साथ रखते तो 7 हो जाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप, डिफाइन रिसर्च प्रॉब्लम, रिव्यू ऑफ कंसेप्ट एंड थ्योरीज, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, रिसर्च डिजाइन, सैंपल डिजाइन, कलेक्शन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा और इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्ट प्रिपरेशन। ये आज आपके साथ बात करी। ये सभी भी जितने भी नए रिसर्चर्स हैं और पुराने भी, इस स्टेप बाय स्टेप आप करेंगे तो आपकी रिसर्च मापदंड उसका उचित होगा और आपको सही रिजल्ट मिलेगा।